अब तक हमने HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके सर्वर बनाना सीख लिया है, लेकिन सच बोले तो HTTP मॉड्यूल का यूज़ करना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में थोड़ा पेनफुल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है Express.js, Node.js का सबसे पॉपुलर और लाइटवेट फ्रेमवर्क जो सर्वर बनाना ईजी, फास्ट और स्केलेबल बना देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे, Express.js का इंट्रोडक्शन और इसका यूज़ करके अपना पहला एक्सप्रेस सर्वर बनाना। नो राउटिंग, नो क्वेरीज, नो परम्स, सिर्फ फाउंडेशन, ताकि हम आगे की वीडियोस में फुल पावर के साथ एक्सप्रेस को यूज़ कर सकें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि हम Express.js का यूज़ करके कैसे अपना पहला बैकएंड सर्वर सेटअप कर सकते हैं। उससे भी पहले समझते हैं कि Express.js होता क्या है। Express.js इज़ अ मिनिमल फ्लेक्सिबल वेब फ्रेमवर्क। जो Express.js है वो मिनिमल और फ्लेक्सिबल वेब फ्रेमवर्क है जो कि बना हुआ है टॉप ऑफ Node.js। इन सिंपल वर्ड्स, Express मेक्स बिल्डिंग सर्वर्स एंड APIs इन Node.js ईजी, फास्ट एंड क्लीन। जो हम Node.js की हेल्प से सर्वर्स या फिर APIs बनाते हैं, अगर हम Express.js को और इंक्लूड कर लें तो हम ईजिली और फास्ट वे में जो है वो APIs और सर्वर्स बना सकते हैं। विदाउट एक्सप्रेस लॉट्स ऑफ मैनुअल कोड, और एक्सप्रेस का अगर यूज़ करेंगे तो क्लीन और रीडेबल कोड होता है। अगर आपने मेरी HTTP मॉड्यूल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया है कि HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके कैसे हम बैकएंड सर्वर बना सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो कोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि हम इफ़ कंडीशन देते रहते हैं बार बार कि अगर ये राउट हो तो ऐसा करो, ये राउट हो तो ऐसा करो, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स वहाँ पर चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम Express.js का यूज़ करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो Express.js है वो भी इंटरनली HTTP मॉड्यूल का ही यूज़ करता है। अब समझते हैं कि हमें वाई डू वी नीड एक्सप्रेस, कि हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत क्यों है। विदाउट एक्सप्रेस, अगर आपने HTTP मॉड्यूल वाली वीडियो देखी होगी तो हम क्या करते थे, इफ़ कंडीशन देते थे, उसके अंदर request.url में अपना URL डिफाइन करते थे कि अगर हमारा URL ये हो, और उसके बाद हम अपना मेथड डिफाइन करते थे कि अगर जो रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट, उसका अगर मेथड गेट हो या पोस्ट हो या पुट हो, तो उसके अंदर हम अपना कोड दे देते थे इस कंडीशन के अंदर, तो ये वाला जो कोड है वो रन कर दो, अदरवाइज एल्स इफ में अपना कोड देते थे। लेकिन जो एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे हम, तो सिंपली हम लिखेंगे app.get, और जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट देंगे, और हम अपना जो कॉल बैक है वो पास कर देंगे कि अगर हमारा जो एंड पॉइंट हो ये, और हमारा जो मेथड हो वो गेट हो, पोस्ट हो या पुट हो, तो सिंपली हमारा ये कॉल बैक जो है वो रन कर दो। Express.js का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें बिल्ट इन राउटिंग होती है, मिडिलवेयर का सपोर्ट होता है। अब मिडिलवेयर जिनको नहीं पता तो हम आगे आने वाली वीडियोस में मिडिलवेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ईजी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग होती है, जो कोड है वो भी क्लीन हो जाता है, और स्केलेबल आर्किटेक्चर होता है। अब चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे Express.js को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ करके हम अपना एक बैकएंड सर्वर, मिनिमल बैकएंड सर्वर बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं पहले अलग से फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दूंगा Tut16, और इस Tut16 के अंदर ही हम अपना पूरा Express.js का जो सर्वर है वो सेटअप करेंगे। जो नोड मॉड्यूल्स है वो इसी फोल्डर के अंदर मैं इसमें क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। तो हम एक काम करते हैं, जो VS कोड है वो इस Tut16 फोल्डर के अंदर ओपन कर लेते हैं और मैं फिर आता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि हम एक अपने फ्रेश फोल्डर में आ चुके हैं, और ऑब्वियसली इस फोल्डर का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल में टाइप करेंगे npm init और -y जो फ्लैग है वो क्या करता है कि जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं npm init करते टाइम, इनिशियलाइज करते टाइम npm पैकेज, वो सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अपने आप दे देता है। अदरवाइज़ हमें मैनुअली जो है वो वैल्यूज़ डालना पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने npm init -y किया तो मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरा जो packet.json है वो जनरेट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर -y फ्लैग नहीं देंगे तो आपको मैनुअली वैल्यूज़ डालना पड़ेगी। अगर मैं ये करके दिखाऊँ तो मैं इसको package.json को डिलीट कर दूंगा और मैं अब लिखूँगा सिंपली npm init। तो आप देखेंगे कि मुझे अब एंटर करना पड़ेगा सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चूज़ करने के लिए, और मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो मेरा packet.json जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो बस -y जो फ्लैग है वो देना और ना देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ऑब्वियसली एक्सप्रेस का यूज़ करना है, तो हम एक्सप्रेस को इसमें
इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो एक्सप्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है हमारे नोड के अंदर, उसे हमें अलग से पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम सिंपली लिखेंगे npmi express, थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट और स्लो है, और ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे app.js के नाम से, और अब हमें क्या करेंगे, इसमें एक्सप्रेस को मॉड्यूल को एक्सप्रेस मॉड्यूल जो है उसको रिक्वायर करेंगे। हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर एक्सप्रेस। अब इसमें आप चाहें तो कॉमन जेएस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कॉमन जेएस है, या फिर आप चाहें तो ES6 मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो से ES6 मॉड्यूल का यूज़ करेंगे आगे हमेशा। तो और ES6 मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको package.json में आना है, और यहाँ पर आपको टाइप कॉमन जेएस दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉमन जेएस को हटाना है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप में मॉड्यूल कर देना है। फाइल को आप सेव करेंगे, और इसके बाद अब हम जो इंपोर्ट करेंगे वो रिक्वायर का यूज़ करके नहीं करेंगे, बल्कि हम लिखेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। तो ये है ES6 मॉड्यूल। जो पहले ES6 आने से पहले चलता था वो ये कॉमन जेएस मॉड्यूल चलते थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेस है वो हमें देता है एक ऐप वेरिएबल, जो कि हमें मिलता है एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करने से। जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है एक्सप्रेस, ये एक फंक्शन होता है, और जिसको हम कॉल करेंगे तो हमें एक वेरिएबल देखने को मिलता है, ऐप वेरिएबल। वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट होता है, ऐप ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसी ऐप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम अपना जो एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके जो हमारा बैकएंड सर्वर है वो क्रिएट करते हैं। हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे app.listen, और हम यहाँ पर दे देंगे 3000 पोर्ट, और यहाँ पर हम कॉल बैक पास कर देंगे कि सर्वर इज रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी पोर्ट आप यहाँ पर दें वो पोर्ट आपका फ्री होना चाहिए आपके सिस्टम पर, अदरवाइज आपको एरर देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने किया app.listen, हमने अपने एक्सप्रेस सर्वर को बोला कि इस पोर्ट पर लिसन करो, और जैसे ही लिसन हो जाए, मींस जैसे ही इस पोर्ट पर जो हमारा एक्सप्रेस जेएस का सर्वर है वो लिसन करने लगे, तो हमने सिंपली यहाँ से क्या किया, अपना एक कॉल बैक पास कर दिया कि अगर हमारा जो ये एक्सप्रेस सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर जैसे ही कनेक्ट हो जाए तो हमारा ये कॉल बैक बेसिकली रन कर दो। और कुछ नहीं किया हमने अभी, यहाँ पर हमने कोई भी अभी राउट डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं इस कोड को करूँगा सेव, और अपनी जो फाइल है उसको रन करूँगा, रन करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है नोड स्पेस ऐप, जो फाइल का नाम है, एंटर कर देंगे, तो आपका जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक राउट बनाएंगे इसमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, राउट बनाने के लिए हमें इस ऐप ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली ऐप डॉट, जैसे ही आप ऐप डॉट लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फंक्शंस देखने को मिलेंगे। हम सिंपली यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐप डॉट गेट का, जो कि HTTP मेथड होता है। अगर आपको नहीं पता तो HTTP में 5 जो है वो मेन मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। तो उसी में से हम एक जो गेट मेथड होता है उसका यूज़ करेंगे। अब इस जो गेट मेथड है ये एक फंक्शन होता है इसमें, और हमें इसमें काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो सबसे पहला आर्गुमेंट है वो होता है कि हमें किस URL या फिर किस एंड पॉइंट पर अपना जो गेट मेथड है उसको रन करना है। तो हम यहाँ पर मान लो नॉर्मली /route दे देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर हम अपने पोर्ट के बाद कोई भी राउट नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो / ही रन होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्गुमेंट देंगे वो देंगे कि अगर हमारा जो क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट है जो इस एंड पॉइंट पर और इस मेथड पर रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमें क्या कॉल बैक रन करना है, तो हम या कॉल बैक या फिर फंक्शन रन करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली जो है वो फंक्शन पास कर देंगे। अब इस फंक्शन में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो है रिक्वेस्ट और दूसरा है रिस्पॉन्स, और 2 नहीं एक्चुअली 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, और तीसरा है नेक्स्ट। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो होता है एक फंक्शन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी आप ऐसा समझिए कि हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो है रिक्वेस्ट और दूसरा है रिस्पॉन्स।
रिक्वेस्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो यूज़र हमें भेजता है, जो यूज़र ने हमें रिक्वेस्ट की उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस रिक्वेस्ट की, उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में होती हैं। और अगर हमें यूज़र को रिस्पॉन्स भेजना होता है तो हम इस RES जो हमने यहाँ पर पैरामीटर लिया हुआ है उसका यूज़ करके हम क्लाइंट को या यूज़र को जिसने भी रिक्वेस्ट की है उसको हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं RES.send और हम यहाँ पर जो रिस्पॉन्स भेजेंगे वो हेलो वर्ल्ड सिंपली भेज देंगे। फाइल को हम सेव करेंगे और अपना जो सर्वर है उसको करेंगे अब रन। जैसे ही सर्वर रन करेंगे तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। इसके बाद हम अपने ब्राउज़र पर आ जाएंगे और ब्राउज़र पर आने के बाद हम टाइप करेंगे localhost:3000 और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आपको जो हेलो वर्ल्ड है वो देखने को मिल जाएगा। और ये हेलो वर्ल्ड वहीं से आ रहा है जो कॉलबैक हमने पास किया था, उसमें से हेलो वर्ल्ड हमने सेंड किया था response.send में। क्या भूल गया ये, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, जो हेलो वर्ल्ड है वो वहीं से आ रहा है जहाँ से हमने कॉलबैक में हेलो वर्ल्ड response.send का यूज़ करके पास किया था। इसको कंफर्म करने के लिए मान लो मैं हेलो वर्ल्ड के आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ और सर्वर को हमें जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं जैसे ही इस एंड पॉइंट को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो हेलो वर्ल्ड है उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ये हेलो वर्ल्ड है वो हमारे API से ही एज अ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला बैकएंड सर्वर बना लिया यूजिंग Express.js। तो हमने देखा कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे प्रोजेक्ट को और हम उसके बाद इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस मॉड्यूल को। इसके बाद हमने देखा कि कैसे हम क्रिएट करेंगे अपना पहला Express.js सर्वर यूजिंग एक्सप्रेस मॉड्यूल और हम कैसे हैंडल करेंगे अपना बेसिक राउट जो कि हमने गेट मेथड का देखा, HTTP जो मेथड होता है गेट, और हमने जो हमारा स्लैश राउट था उस पर हमने रिक्वेस्ट भी भेजकर देखी जो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके भी दे रहा था, प्रिंट नहीं एक्चुअली रिस्पॉन्स के तौर पर दे रहा था। इसमें जो app.get था वो हैंडल करता है हमारी गेट रिक्वेस्ट को। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना हो तो हम app.post का यूज़ करेंगे। ऐसे ही पुट के लिए app.put, app.patch, पैच मेथड के लिए एंड सो ऑन। जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो RES है वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं, हम डिफरेंट टाइप के जो रिस्पॉन्स है वो सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने सिंपली response.send का यूज़ किया था और जिसमें हमने जो रिस्पॉन्स दिया था वो नॉर्मल स्ट्रिंग पास की थी। मान लो हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट पास करना हो तो हम सिंपली लिखेंगे RES.json और इसमें हम अपना जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वो पास कर देंगे। तो हमने मान लो लिख दिया कि नेम इक्वल लोकी अनलॉक्ड और मैसेज लिख दिया हेलो फ्रॉम लोकेंद्र। फाइल को मैं सेव करूँगा, सर्वर को ऑब्वियसली करूँगा रीस्टार्ट। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि अब हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट Express.js 200 सेंड करता है। अब इसको कैसे प्रूव करें चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे थंडर क्लाइंट तो आपको थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। मेरे में डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे एक आइकन देखने को मिल जाएगा थंडर क्लाइंट का। इसे आप सिंपली ओपन कर लीजिए और यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो API है उसका मेथड क्या है और आप यहाँ पर अपनी API पास कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा localhost:3000 और स्लैश देने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, मैं सिंपली localhost:3000 पास करूँगा। मेथड जो है वो गेट है। जैसे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें वही सेम जेसन ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा जो हमने पास किया था। और आप यहाँ पर देखेंगे जो स्टेटस कोड है वो क्या है 200 ओके। अब मान लो आपको इस स्टेटस कोड जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 200 देखने को मिल रहा है इसको चेंज करना हो तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो जो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इसमें हमें एक फंक्शन देखने को मिलता है स्टेटस।
इस स्टेटस में जो भी आप स्टेटस कोड पास करेंगे वो स्टेटस कोड एज अ रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। मान लो हमने पास कर दिए यहाँ पर 201 वैसे तो पास नहीं किया जाता, गेट मेथड्स में 201 पास किया जाता है जब भी हम नई कोई एंटिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हम पास कर देते हैं। फाइल को मैं करूँगा रीस्टार्ट, सर्वर को मैं रीस्टार्ट करूँगा, फाइल को नहीं। और अब जैसे ही मैं इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट पास करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारा स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार आप जो है वो अपना स्टेटस कोड भी चेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार आप जो है वो जेसन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, जेसन ऑब्जेक्ट नहीं जेसन फंक्शन का यूज़ करके, RES ऑब्जेक्ट में से जेसन फंक्शन का यूज़ करके आप जेसन डेटा पास कर सकते हैं। अब समझते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। व्हेन रिक्वेस्ट कम, जब भी क्लाइंट हमारी API पर रिक्वेस्ट करता है तो क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस एप्लीकेशन पर आई, और एक्सप्रेस एप्लीकेशन में जो भी आपका रूट होता है, जहाँ भी डिफाइन रूट्स होते हैं, और जिस रूट पर भी हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है उस रूट पर रिक्वेस्ट हिट होगी और हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। जो एक्सप्रेस है वो इंटरनली यूज़ करता है Node.js के HTTP मॉड्यूल को। जो मैंने HTTP मॉड्यूल अर्लियर जो है वो एक्सप्लेन किया था, वही HTTP मॉड्यूल इंटरनली एक्सप्रेस.js के द्वारा यूज़ किया जाता है। इवेंट लूप भी यूज़ होता है ऑब्वियसली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है इवेंट लूप पर ही चलती है, और मिडिलवेयर चेन का भी यूज़ करता है। जो एक्सप्रेस.js है वो मिडिलवेयर पाइपलाइन के ऊपर ही चलता है। एवरी रिक्वेस्ट पासिस थ्रू मिडिलवेयर, जो भी रिक्वेस्ट आपकी आती है वो मिडिलवेयर के थ्रू ही होकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर लिखें app.use, हमारे पास एक यूज़ फंक्शन होता है इस ऐप में जिसमें हमें हमारे हैंडलर्स को पास करना होता है। हैंडलर्स नहीं, बेसिकली हम मिडिलवेयर्स को पास करते हैं, या फिर यूँ कहें। मान लो मैंने यहाँ पर पास किया एक कॉल बैक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन देखने को मिलता है वो, और हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको कॉल करना होता है। अब कॉल क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फाइल को मैं सेव करूँगा, अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट, और अब जैसे ही हम हमारी जो न्यू रिक्वेस्ट है उस पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमने जो यहाँ पर यूज़ किया था app.use, अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें रिक्वेस्ट रिसीव्ड देखने को मिल रहा है। मीन्स क्या हुआ कि जब भी हम app.use में कोई भी हैंडलर पास करते हैं वो हैंडलर हमेशा ही हमेशा चलता है। इसके बाद है कि हमने जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया इसका क्या काम है। चलिए हम इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं करके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने फाइल सेव की और सर्वर को किया रीस्टार्ट। अब अगर हम अपने जो न्यू रिक्वेस्ट है उस पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें कोई रिस्पॉन्स ही देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि अपने सर्वर को कर दूँगा बंद, तो हमारा ये जो रिक्वेस्ट जा रही थी वो भी कैंसिल हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब भी हम app.use का यूज़ करते हैं और उसमें हम जो भी कॉलबैक फंक्शन लेते हैं, इस कॉलबैक फंक्शन में जो नेक्स्ट फंक्शन है हमें मिल रहा है, अगर हम उसको कॉल नहीं करते तो हमारा जो कोड है वो आगे बढ़ता ही नहीं है कभी, वो कोड यहीं पर स्टक होकर रह जाता है। तो इस कोड को आगे बढ़ाने के लिए हम जो क्या करते हैं, हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। ऐसे समझिए कि ये जो कॉलबैक आप देख रहे हैं, ये जो app.use में हमने कॉलबैक पास किया वो मिडिलवेयर एक, और मिडिलवेयर जो है वो अगला मिडिलवेयर कॉल करने के लिए हमें नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना होता है। सिंपली आप ऐसा समझिए कि क्या बोला मैंने कि अगले मिडिलवेयर को कॉल करने के लिए हमें नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना होता है। और अगर हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं करते तो आपने अभी देख ही लिया कि जो हमारा कोड है वो इस app.get में कभी आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो app.get में ही तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देते तो हमें वहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता। मीन्स कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो मैं ये कॉपी करूँ यहाँ से, इसको मैं कर दूँ कमेंट आउट और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स सेंड करूँ, और बेटर क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा हेलो फ्रॉम app.use। जो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं वो इस app.use से कर रहे हैं, ना कि app.get से। फाइल को मैं सेव करूँगा, सर्वर को मैं करूँगा रीस्टार्ट। अब अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें हेलो फ्रॉम app.use देखने को मिलेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो app.use है वो हमेशा ही हमेशा चलता है, चाहे आपका जो मेथड गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो या फिर पैच हो। मीन्स अगर हम यहाँ से गेट की जगह मान लो पोस्ट मेथड में भी
रिक्वेस्ट सेंड करते तब भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिलता। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि f.use कब चलता है, f.get कब चलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी URL और किसी भी मेथड पर, किसी भी HTTP मेथड पर कोई अपना कोड रन करना ही करना हो तो हम उसको f.use में पास करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम मिडिलवेयर्स के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद है कि एक्सप्रेस मॉड्यूल और जो नोड का HTTP मॉड्यूल है उसमें क्या डिफरेंस है। जो राउटिंग है वो HTTP में मैनुअल होती है, क्योंकि इफ एल्स हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक्सप्रेस में बिल्ट इन है। हम सिंपली f.get, f.put, f.post लिखते जाते हैं और हमारी राउटिंग होती जाती है। जो HTTP मॉड्यूल है उसमें हम मिडिलवेयर का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सप्रेस है उसमें जो मिडिलवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा f.use का यूज़ करके हम मिडिलवेयर्स उसमें पास कर सकते हैं। जेसन हैंडलिंग जो है वो हमें मैनुअल करना होती है HTTP में, लेकिन इसमें मैनुअल नहीं होती, हम ईजिली जेसन हैंडलिंग कर सकते हैं। कोड रीडेबिलिटी HTTP की लो होती है लेकिन एक्सप्रेस की हाई होती है। और स्केलेबिलिटी जो है वो HTTP में टफ है, क्योंकि हम जैसा मैंने बताया इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज़ करते जाएंगे तो एक ही फाइल में हमारा जो पूरा कोड है वो भर जाएगा। तो स्केलेबिलिटी जो है वो टफ हो जाती है, लेकिन जो एक्सप्रेस है उसमें ईजी होती है, क्योंकि हम हमारा जो कोड बेस है उसको स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स में। और कैसे करना है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो हमने क्या देखा, जो एक्सप्रेस है वो Node.js का फ्रेमवर्क है जो कि बनाता है सर्वर क्रिएशन सिंपल, प्रोवाइड करता है राउटिंग और मिडिलवेयर, और यूज़ किया जाता है API और वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए, और ये फाउंडेशन है बैकएंड डेवलपमेंट का। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्रेस.js। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सप्रेस राउटिंग, परम्स, क्वेरीज और कंट्रोलर्स क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।